हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर थर्ड के पहले टॉपिक के बारे में, जो कि विजुअल एक्टिविटी है। तो आइए समझते हैं कि विजुअल एक्टिविटी क्या होता है। विजुअल एक्टिविटी बेसिकली आई की एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश फाइन डिटेल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो ये ऐसा है तो वो किस तरीके का है उसके डिटेल्स के बारे में जानने की एबिलिटी आई की, इसको विजुअल एक्टिविटी बोलते हैं। या हम टेक्निकल टर्म्स में बोले तो इसको बोल सकते हैं कि मिनिमम रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम रिजॉल्वेबल एंगल, और इसे मेजर किया जाता है मिनट ऑफ आवर्स में। विजुअल एक्टिविटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। बेसिकली विजुअल एक्टिविटी इज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऑफ लाइट सेंस, फॉर्म सेंस, कंट्रास्ट सेंस और कलर सेंस। जो विजुअल एक्टिविटी बेसिकली इन तीन चारों चीज़ों का इंटीग्रेशन है, जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म, उसके कंट्रास्ट, उसके कलर और उससे पड़ने वाली लाइट को रिजॉल्व करते हैं। अगर विजुअल एंगल के टर्म्स में बात करें तो विजुअल एंगल क्या होता है, तो एंगल सबटेंडेड एट द नोडल पॉइंट ऑफ आई बाय द फिजिकल डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जब आई से देखते हैं तो जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो उसके नोडल पॉइंट को कितना एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं विजुअल एंगल। और इसी विजुअल एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट का दिखना या ना दिखना डिपेंड करता है। जो स्टैंडर्ड विजुअल एंगल है वो 1 मिनट ऑफ आर्क है, जिसको हम मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। तो कोई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ आई, तो इसका राइट आंसर है 1 मिनट ऑफ आर्क। अगर रेटिनल इमेज साइज के टर्म में बात करें तो द 2 पॉइंट्स कैन बी सीन एज ए सेपरेट। 2 पॉइंट या कोई भी इमेज हमें तभी क्लियर दिखती है जब उसका रेटिनल इमेज साइज कम से कम 4.5 माइक्रोन हो। ठीक है, तो ये रेटिनल इमेज साइज के टर्म में है, ये मिनिमम एंगल रेजोल्यूशन के टर्म में रिप्रेजेंट करता है। विजुअल एक्टिविटी के 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है मिनिमम विजिबल, रेजोल्यूशन, रिकॉग्निशन और मिनिमम डिस्क्रिमिनेबल। आइए एक करके डिस्कस करते हैं। मिनिमम विजिबल का मतलब है द एबिलिटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन स्टिमुलस। किसी भी एम्प्टी विजुअल फील्ड में ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट होना या ना होना अगर डिटेक्ट हो पा रहा है या कर पा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम विजुअल। मतलब कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल है या नहीं है किसी भी एम्प्टी स्पेस में। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स व्हिच कैन बी रिजॉल्व बाय द आई। तो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, वो कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे उस कोई भी ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आई सेपरेट उसको रिजॉल्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट टू सेपरेटली सेपरेटेड टारगेट। और इसका नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है 30 से 60 सेकेंड ऑफ आर्क। फिर उसके बाद है तीसरा रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। ये बेसिकली रिजॉल्व करना नहीं होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी होती है अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे या प्रीवियस ट्रेनिंग के बेसिस पे। ठीक है, और लास्ट है मिनिमम डिस्क्रिमिनेबल। मिनिमम डिस्क्रिमिनेबल या इसको हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि डिस्टिंक्शन बाय ऑब्जर्वर व्हेन द थ्रेशोल्ड इज नॉर्मल देन लोअर देन नॉर्मल एक्टिविटी। तो जब थ्रेशोल्ड नॉर्मल एक्टिविटी से कम होता है तो तब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्टिंक्टली पहचान पाना है, उसको पहचानने की एबिलिटी मिनिमम डिस्क्रिमिनेबल या हाइपर एक्टिविटी कहलाती है। इसको हम वर्नियर एक्टिविटी के एग्जांपल से समझेंगे। सो द एबिलिटी टू डिटेक्ट मिस अलाइनमेंट बिटवीन 2 लाइंस। ठीक है, तो कोई भी अगर 2 स्ट्रेट लाइन एक सीध में है या नहीं है, अगर ये हम पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये होती है हाइपर एक्टिविटी या मिनिमम डिस्क्रिमिनेबल एक्टिविटी, जिसको हम वर्नियर एक्टिविटी भी बोलते हैं। सो इसका थ्रेशोल्ड होता है 2 to 10 सेकेंड्स ऑफ आर्क। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
विजुअल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें पहला है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर लाइट से रिलेटेड है, जिसमें लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है और लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रेटिना। फिजियोलॉजिकल फैक्टर उसमें स्टिमुलस से रिलेटेड फैक्टर है, ऑब्जर्वर से। स्टिमुलस से रिलेटेड जैसे उसका ल्यूमिनेंस कितना है, कंट्रास्ट कितना है, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसा है लाइट का, या लाइट जिस भी एरिया में पड़ रही है लाइट की वेवलेंथ कितनी है, कितने ड्यूरेशन तक एक्सपोजर है। ठीक है, अगला है ऑब्जर्वर रिलेटेड फैक्टर्स। तो ऑब्जर्वर रिलेटेड फैक्टर में उसका रेटिना का स्टेटस, जैसे विजुअल एक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ पे होती है, फोविया सेंट्रलिस। प्यूपिल का साइज कैसा है, अगर बहुत मियोटिक या डायलेटेड प्यूपिल है तो वहाँ पे विजन अफेक्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन और स्फेरिकल एवरेशन। एकोमोडेशन कैसा है, ठीक है, आई द एबिलिटी टू फोकस नियर ऑब्जेक्ट, प्रॉपर एकोमोडेशन है या नहीं है। अदर फैक्टर जैसे आई का मूवमेंट हो गया, एज, उसका डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, जैसे एज रिलेटेड कैटरैक्ट वगैरह तो नहीं है। ऑप्टिकल अदर ऑप्टिकल एलिमेंट कैसे हैं, कॉर्निया कैसा है, उसका विट्रस कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी विजुअल एक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो आइए अगला डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर विजुअल एक्टिविटी असेसमेंट। पहला है डिटेक्शन एक्टिविटी। डिटेक्शन एक्टिविटी का मतलब है एबिलिटी टू डिटेक्ट स्मॉलेस्ट स्टिमुलस विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द ऑब्जेक्ट। मतलब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, उसको पर्सन को या पेशेंट को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। तो डिटेक्शन में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होता है, कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। इसमें अलग अलग टेस्ट हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है। डॉट विजुअल एक्टिविटी टेस्ट, कैटफोर्ड राउंड टेस्ट, बॉय कैंडी ब्रेड टेस्ट, स्टायरकेस गार्डेड वॉल टेस्ट। ठीक है, और स्वास राइटिंग मेट्रॉन टेस्ट। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन एक्टिविटी टेस्ट, इसमें हम पेशेंट से रिकॉग्नाइज करवाते हैं वो एक कैरेक्टर या कोई भी अल्फाबेट है। ठीक है, ये दिस टेस्ट आर डिजाइन टू असेस द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द स्टिमुलस, और उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि एक स्टिमुलस दूसरे स्टिमुलस से कैसे फर्क है। जैसे ये ई है तो ई का डायरेक्शन इधर है, तो दूसरा अगर ई ऐसा बना है तो उसका डायरेक्शन इधर है। तो बेसिकली रिकॉग्नाइज करना होता है। तो उसमें डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, जिसमें स्नेलन चार्ट है, लैंडोर्फ चार्ट है, शॉर्ट एंड हैंड टेस्ट है। ठीक है, लेटर आइडेंटिफिकेशन चार्ट है, जिसमें प्योर स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं, सैडनेस चार्ट यूज़ करते हैं। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन चार्ट है, जिसमें एलन पिक्चर चार्ट, बॉय कॉलिंस पिक्चर चार्ट या डोमिनेंस कार टेस्ट है। तो ये सारे कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो डिटेक्शन और रिकॉग्निशन दोनों पर बेस्ड होते हैं। अब इससे अलग अलग टेस्ट को जानने से पहले हमारे लिए विजुअल माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन कौन सी चीज़ डेवलप होती है, तभी हम विजुअल एक्टिविटी अच्छे से एसेस कर पाएंगे डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनस में या पेशेंट्स में। तो माइलस्टोन्स देख लेते हैं पहले। न्यू बॉर्न में जब बच्चा नया न्यू बॉर्न होता है तो उसमें पिबुलरी रिएक्शन प्रेजेंट होता है और ब्लिंक रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है। तो अगर कोई न्यू बॉर्न आता है तो उसको पिबुलरी रिएक्शन और ब्लिंक रिफ्लेक्स जरूर चेक करेंगे। ठीक है, एंड तो उस समय विजुअल एक्टिविटी रफली 6/360 to 6/120 है, जो ओकेन ऑप्टोकाइनेटिक मेथड से मेजर की जाती है। फिर बच्चा जब 1 महीने का होता है तब फिक्सेशन डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर अपनी मदर का चेहरा काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा पहचानने लगता है। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स में बाइनोकुलर फिक्सेशन स्टार्ट होता है, सेकेटिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, कन्वर्जेंस स्टार्ट होने लगता है, डेवलप होना, और चाइल्ड अपना हाथ या आसपास की चीज़ें देखना स्टार्ट कर देता है। 4 to 6 मंथ्स में सेंसरी फ्यूजन और एकोमोडेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है, और एट 5 मंथ्स द मैनिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि किसी विजिबल थ्रेट के आने पर बच्चा अपना बंद कर देता है। तो ये मैनिक रिफ्लेक्स भी 4 to 6 मंथ्स पे आ जाता है। बेसिकली फिक्सिंग एंड फॉलोइंग 6 to 7 मंथ में आने लगती है। फिर 12 मंथ्स में विजुअल एक्टिविटी का जो लेवल है वो 6/18 से 6/7.5 तक हो जाता है। 3 to 5 ईयर्स में स्टीरियोप्सिस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है विजुअल एक्टिविटी
नॉर्मल लेवल पे पहुंच जाती है 6 लेवल पे। 8 to 10 ईयर क्रिटिकल पीरियड है मोनोकुलर डेप्रिवेशन एंड के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी आँख में मान लो कैटरेक्ट है, कोई ओपेसिटी है, तो अगर 8 to 10 ईयर तक हम उसको रेस्ट छोड़ देते हैं तो वहाँ पे वो आई एम्ब्लॉपिया में सप्रेशन में चली जाएगी। अब असेसमेंट कैसे करेंगे अलग अलग एज ग्रुप में, तो इसको हम अलग अलग एज ग्रुप में बांट लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि बर्थ टू 6 मंथ्स में कैसे करेंगे। मतलब अगर छोटा बच्चा है 3 महीने तक का, तो सबसे पहले हम ब्लिंक रिफ्लेक्स चेक करेंगे टॉर्च लाइट से कि ब्लिंक रिफ्लेक्स है या नहीं है। तो ब्लिंक रिफ्लेक्स बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और नॉर्मल इन्फेंट ब्लिंक व्हेन द लाइट्स ब्राइट लाइट्स, उसकी आंख में ब्राइट लाइट डालेंगे तो बच्चा ब्लिंक करता है। पिपुलर रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन प्री मेच्योर बेबी ओवर 29 टू इवन प्री मेच्योर बेबी में पिपुलर रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है। और वेस्टिबुलो ऑकुलर रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि इसको कैसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट बाय टर्निंग द न्यूबॉर्न हेड, द आई शुड डेविएट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। इसको डॉल्स आई रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। अगर किसी बच्चे को उठा के उसको हेड को टर्न करते हैं तो उसकी आईज अपोजिट साइड डेविएट हो जाती हैं। तो जो उसको राइट साइड में टर्न कर रहा है तो उसकी आईज लेफ्ट साइड में डेविएट हो जाती हैं, ठीक है। अगला मेथड है ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस टेस्ट, ठीक है। ये काफ़ी वाइडली यूज होने वाला टेस्ट है। इसमें 8 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर का एक रोटेटेड गोल ड्रम होता है जिसको हम रोटेट करते हैं 8 से 10 रोटेशन पर आरपीएम की रेट से, और उसमें ब्लैक एंड वाइट ऐसे लाइन स्ट्रिप्स होती हैं। तो हम उसको बच्चे के आगे घुमाते रहते हैं तब तक फिर इन लाइंस का जो पैटर्न है उसको धीरे धीरे फाइन करते जाते हैं, और जितना फाइन तक बच्चा उसको ऑब्जर्व करता है, जो फाइनेस्ट लाइन ऑब्जर्व करता है वही उसकी विजुअल एक्टिविटी होती है। फिर जब बच्चा 3 से 6 महीने का होता है तो फिर किस तरीके से करते हैं फिक्सेशन बिहेवियर टेस्ट, ठीक है। तो बच्चा फिक्स एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स एंड फॉलो करने लगता है। ये टेस्ट हम किसी भी कलरफुल ऑब्जेक्ट से या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बच्चे के सामने और उसको कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट रखे उसको मूव करना है। बेसिकली यूनिओकुलर और बाइनोकुलर दोनों करते हैं ताकि बच्चा उस ऑब्जेक्ट पे फिक्स करे। और नेक्स्ट मेथड है जो काफ़ी फेमस है सीएसएम। सीएसएम का मतलब है सेंट्रल स्टडी और मेंटेन। तो इसमें हम क्या करते हैं, टॉर्च लाइट को दूसरे आई कवर करके एक आँख के आगे प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो लाइट रिफ्लेक्स प्यूपिल के सेंटर में है या नहीं है, ठीक है। कोई निस्टैग्मस तो नहीं है, कोई ऑब्सोल्यूटिव मूवमेंट तो नहीं है, स्टडी है अपनी जगह और अपनी जगह मेंटेन है कि नहीं है, मतलब एबिलिटी टू कीप द आई फिक्स व्हेन अदर आईज कवर। तो जब अदर आई कवर करते हैं तो वो अपनी जगह मेंटेन है कि नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हम उसको CSN ऐसे रिकॉर्ड करते हैं कि सेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स सेंट्रल स्टडी है और कवर करने पे दूसरे कवर करने पे वो मेंटेन। इस तरीके से दोनों का हम CSN लिख के, अगर कहीं भी कुछ इसमें गड़बड़ है तो सेंट्रल स्टडी अनमेंटेन या सेंट्रल अनस्टडी अनमेंटेन मेंशन कर सकते हैं। ब्रुकनर रिफ्लेक्स एक दूसरा मेथड है, ठीक है, जिसमें हम ऑफ्थेल्मोस्कोप का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो फंडस रिफ्लेक्स है उसको कंपेयर करते हैं दोनों आइज में। तो अगर किसी आँख में आइसोमेट्रोपिया या स्ट्रैबिस्मस है तो हमें उसमें रिफ्लेक्स में डिफरेंस दिखाई देता है दोनों आइज की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रुकनर रिफ्लेक्स, जैसे डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप की हेल्प से करते हैं, ठीक है। 50 सेंटीमीटर टू 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और उसके आँख का जो रिफ्लेक्स है रेटिनोस जो फंडस रिफ्लेक्स है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स में क्या होगा, वो रिफ्लेक्स डल होगा, ठीक है, और नॉर्मल आइज में वो रिफ्लेक्स ब्राइट होगा। या अगर किसी तरीके की मीडिया ओपेसिटी है तो रिफ्लेक्स उसमें डल होगा या रिफ्लेक्स होगा ही नहीं, ठीक है। फिर 6 to 12 मंथ्स में हम प्रेफरेंशियल लुकिंग टेस्ट करते हैं, जो कि
It is based on the principle that infants prefer look at the pattern or strip stimulus more homogeneous. तो इसमें क्या करते हैं, एक इस तरीके से बैकग्राउंड होता है जिसमें दो एरिया होते हैं, एक में हम स्ट्रिप पैटर्न दिखाते हैं, एक होमोजेनियस पैटर्न होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है स्ट्रिप पैटर्न को देखने की कोशिश करता है। फिर इसको हम सडनली चेंज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब सडनली चेंज करते हैं तो बच्चे का जो फिक्सेशन है वो दूसरे साइड शिफ्ट हो जाता है। इसमें सबसे कॉमन है टेलर्स एक्टिविटी चार्ट, जो प्रेफरेंशियल लुकिंग पे बेस्ड होता है। ये हम 1 मंथ से लेकर 1 ईयर ओल्ड तक के लिए कर सकते हैं और मोस्ट रिलायबल चार्ट है। और फिर अगला है कैटबोर्ड ड्रम टेस्ट, ये डिटेक्शन एक्टिविटी पे बेस्ड है। इसमें भी एक ऑसिलेटिंग ड्रम यूज़ करते हैं जिस विद डॉट, ठीक है, बट ये उतना रिलायबल नहीं है, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेशन भी करता है ये टेस्ट। अब 1 to 3 ईयर्स में कैसे करते हैं, और इसमें अलग अलग चार्ट हम यूज़ करते हैं जो रिकॉग्निशन पे बेस्ड है। इसमें सबसे पहला कार्डिफ एक्टिविटी चार्ट, जिसमें वैनिशिंग ऑप्टोटाइप फिगर्स यूज़ करते हैं, जिसमें पिक्चर्स होते हैं फिश के आकार के, और द इन्फेंट आई मूवमेंट टूवर्ड्स द पिक्चर इज डिटरमाइंड द एक्टिविटी। तो बच्चा जिस तरफ इस पिक्चर को देखता है उससे हम लोग उसकी एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेंगे। मार्बल गेम टेस्ट होता है जिसमें चाइल्ड को बोलते हैं मार्बल, आस्क द चाइल्ड टू प्लेस द मार्बल इन होल्स, ठीक है, एंड यूज टू असिस्ट द फंक्शनल विजन क्वांटिटी। तो ये भी एक टेस्ट है। शैडनर बॉल टेस्ट है जिसमें स्टायरोफोम के बॉल्स यूज़ करते हैं अलग अलग साइज के, उसको फ्लोर पे रख देते हैं और बच्चे को बोलते हैं पिक करने के लिए। तो उसके बेसिस पे हम उसका एक्टिविटी एसेस करते हैं। 3 to 5 ईयर्स में इस जिसको प्री स्कूल गोइंग एज जैसे भी बोलते हैं, तो ऐसे में बच्चा नॉर्मली स्कूल जाने लगता है तो उसमें हम ई चार्ट या सी चार्ट यूज़ करके बच्चे का आराम से विजन ले सकते हैं। यूजुअली आजकल तो क्योंकि स्कूल गोइंग एज 3 to 4 ईयर्स की स्टार्ट हो जाती है तो चैलेंज चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक ब्रोकन व्हील टेस्ट है, ठीक है, जो जिसमें चाइल्ड को हम एक कार का फिगर देते हैं जिसमें कुछ उसके व्हील्स में ना गैप होता है जैसे सी चार्ट में, और बच्चे को हम बोलते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरीके से ई कटआउट चार्ट है जिसमें बच्चे को इस बोलते हैं कि द चाइल्ड मैच द डायरेक्शन ऑफ ई यूजिंग अ वुडन कटआउट। एक उसके हाथ में होता है, एक वहाँ पे प्रोजेक्शन पे होता है। बच्चे बोलते हैं कि ई जैसा भी बना हुआ उसको मैच कर लें, ठीक है। अब कुछ क्लिनिकल टेस्ट हैं जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जैसे वीपी वीआर, ये बेसिकली इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफिक टेस्ट हैं जो हॉस्पिटल लोग की सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट देता है फंक्शनल स्टेट ऑफ विजुअल सिस्टम बियॉन्ड द रेटिना। पर इसका ड्रॉबैक ये है कि बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, और हैज़ लिटिल क्लिनिकल रिलेवेंस इन सम स्टैंडर्ड सेटिंग, ठीक है। बट ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट चार्ट है विजुअल एक्टिविटी असेसमेंट में। Snellen's equivalence. While many pediatric tests use cycle per degree or picture results are often converted into Snellen's equivalent. तो बहुत सारे ऐसे भी चार्ट हैं जो स्नेलेंस का इक्विवेलेंट यूज करते हैं, जैसे पिक्चर्स हो गई या और कुछ उसको फिगर हो गया उसको स्नेलेंस के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर एक्विटी फॉर चिल्ड्रंस एंड इलिटरेट्स, तो इलिटरेट्स में हम टम्पलिंग ई पैड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड हैंड फिगर टेस्ट का यूज़ करते हैं, वो ई चार्ट जैसा ही होता है उसमें हैंड की डायरेक्शन बताएंगे। सेटनर गार्डनर HOTV टेस्ट होता है, इसमें इट इज़ यूज्ड टू मैच द कार्ड HOTV लेटर्स। इट इज़ इनिशिएटिव टेस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 2 to 5 ईयर्स, और ये स्नेलेंस इक्विवेलेंट में प्रोवाइड करता है
फ्रॉम 660 to 660 रीजन। बहुत सारे पिक्चर चार्ट यूज़ किए जाते हैं जिसमें कुछ कॉमन पिक्चर चार्ट हैं, एलन पिक्चर चार्ट, ठीक है। इसमें 7 ऑप्टोटाइप ग्रुप हैं, इसमें से एग्जांपल केक हो गया, टेलीफोन हो गया, हाउस हो गया। ये 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए करते हैं, 15 से 20 फीट की डिस्टेंस पे हम यूज़ करते हैं। केक पिक्चर चार्ट है, ठीक है, काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली होता है, विद मैचिंग कार्ड्स फॉर दोज हू कैन नॉट वर्बलाइज, बोल नहीं सकते, और इसको हम 3 से 6 मीटर पे यूज़ करते हैं। लिया सिंबल चार्ट है, यूज फॉर स्टैंडर्डाइज सिंबल, सर्कल, स्क्वायर, हाफ सर्कल, इस तरीके के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। और ये 10 से 20 फीट के डिस्टेंस पे हम यूज कर सकते हैं। ब्रोकन व्हील टेस्ट, अगेन वही कार बनी होती है जिसमें उसके व्हील्स ब्रोकन होते हैं, और बच्चे को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं कि कौन से व्हील्स ब्रोकन है। बेड टेस्ट, इसमें the beats at 40 centimeters estimate the Stellan's equivalent of 20/200। अब स्टैंडर्ड डिस्टेंस इक्विटी चार्ट जो हम यूज करते हैं ओपीडी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्नेलेंस चार्ट। तो सबसे पहले स्नेलेंस चार्ट का प्रिंसिपल क्या है? इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमें तभी विजिबल होते हैं जबकि वो विजुअल एंगल 1 मिनट ऑफ आर नोडल पॉइंट पे सबस्टेंड करते हैं, ठीक है। तो ये इससे कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। स्नेलेंस चार्ट का हर एक लेटर वो 5 मिनट ऑफ आर एंगल सबस्टेंड करता है नोडल पॉइंट पे, और हर एक लेटर का एक लिंक, जैसे ये ई है, तो अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करें तो इसका एक जो पार्ट है वो 1 मिनट ऑफ आर, ठीक है, एंगल सबस्टेंड करता है, जो मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन भी इसको हम बोल सकते हैं। सो जो सबसे टॉप लेटर है उसको 60 मीटर से रीड करते हैं, और जो फ्रैक्शन होता है इससे इस तरीके से 6/60, इसमें ये है टेस्ट डिस्टेंस और ये है ऑप्टोटाइप डिस्टेंस। मतलब ये 6 मीटर पे हम उस पेशेंट को एसेस कर रहे हैं, और उस 60 का मतलब है एक नॉर्मल पर्सन उसी लेटर को 60 मीटर से देख सकता है। तो उसका मेन प्रोसीजर क्या है, कैसे करते हैं? पेशेंट को 6 मीटर की डिस्टेंस से बिठाते हैं और एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो जो भी स्मॉलेस्ट लाइन या जो भी स्मॉलेस्ट लेटर वो रीड करता है उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब लिमिटेशंस क्या है कि इसमें रेगुलर लेटर्स का रेगुलर साइज होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ लेटर्स होते हैं हर लाइन में, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है लेटर्स के बीच में। फिर इसी से स्नेलेंस में ही मिलता जुलता लैंडमार्क चार्ट है जिसमें सी कैरेक्टर या सी लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसमें सब कुछ स्नेलेंस जैसा होता है, बस पेशेंट को आइडेंटिफाई करना होता है कि सी का कटआउट किस साइड है, अप है, डाउन है, राइट है या लेफ्ट है। इसका मेन एडवांटेज है कि इलिटरेट पेशेंट्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, ठीक है, और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल टेस्ट। नेक्स्ट है जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट चार्ट है वो लॉगमार चार्ट है, ठीक है। तो इट स्टैंड फॉर लॉगरिथम ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, लॉगमार का फुल फॉर्म है। इसका फीचर्स है कि इसमें यूनिफॉर्म प्रोग्रेशन है लेटर साइज का, हर लाइन में 5 लेटर हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं कि किसी में 6 हैं, हर लाइन में 5-5 लेटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। स्पेसिंग जो है वो हर लाइन के लेटर्स के बीच का और लाइन के बीच का एक प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग है। सबसे कॉमनेस्ट टाइप ऑफ वैली लुइस है या ETDRS है। ETDRS का मतलब अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी चार्ट, और ये हम स्टैंडर्ड डिस्टेंस पे करते हैं 4 मीटर का, इसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है 4 मीटर। हर एक लाइन का जो वैल्यू होती है 0.1 लॉगमार होती है, ठीक है, और एक हर लाइन में 5 लेटर होते हैं, और हर लेटर की जो वैल्यू है वो 0.02 है, ठीक है। और अब आते हैं नियर विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट। तो नियर विजुअल एक्यूटी
हम यूजुअली 25 to 35 सेंटीमीटर पे करते हैं विद गुड इल्यूमिनेशन। इसमें अलग अलग चार्ट है। कुछ कॉमन चार्ट में हम यूज़ करते हैं जैगर्स चार्ट, ठीक है। उसमें अलग अलग फॉन्ट साइज होती है J1 से J7 तक। तो फिर उसके बाद जैगर्स के बाद है रोमन चार्ट। जो रोमन चार्ट है उसका नोटेशन एन से डिनोट करते हैं, N6, N5, N8। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन पढ़ता है उसको इस तरीके से डिनोट करते जाएंगे। स्नेलन चार्ट है, जो स्नेलन चार्ट है वो डिस्टेंस स्नेलन चार्ट का 1/17 पार्ट है, बाकी सारे प्रिंसिपल सेम रहते हैं। फिर लिया सिंबल चार्ट है, या एक तरीके से ये लॉगमार चार्ट भी बोल सकते हैं इसको, नियर लॉगमार चार्ट, ठीक है। तो जब भी नियर विजन रिकॉर्ड करते हैं उसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो भी जैसे हम N6 से लेकर, ठीक है, हेड कितने डिस्टेंस से रिकॉर्ड कर रहे हैं 35, तो डिस्टेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। नियर विजन हेड N6 हेड 35 सेंटीमीटर विद, और कौन से चार्ट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, स्नेलन चार्ट से, जैगर चार्ट से या रोमन चार्ट से। चार्ट का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एक टेबल है जिसमें स्नेलन्स का नोटेशन फीट में, मीटर में, उसका लॉगमार और मिनिमम एंगल ऑफ एग्जीक्यूशन का इक्विवेलेंट दिया है। जैसे अगर किसी का नॉर्मल विजन है 20/20 तो स्नेलन्स में 6/6 होगा, लॉगमार में उसकी वैल्यू 0 होगी, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन 1 होगा। 20/40 है तो 612 होगा, लॉगमार 0.3 होगा, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन 2 होगा। 20/60 है तो उसका इक्विवेलेंट स्नेलन्स में 618 होगा और लॉगमार वैल्यू 0.5 होगी और मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन 3 होगा। और अगर विजुअल एक्विटी फीट में 20/200 है तो उसका इक्विवेलेंट स्नेलन्स में मीटर में 6/60 होगा और लॉगमार 1 होगा और मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन वो 10 होगा। अब नेक्स्ट जो है हम कंट्रास्ट सेंसिटिविटी की बात करेंगे और पोटेंशियल इक्विटी की बात करेंगे, पैम की बात करेंगे। तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बेसिकली है क्या, पहले ये आप समझ लो कि इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड एज द डिफरेंस ऑफ इल्यूमिनेशन डिक्रीज। मतलब ये है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और किसी कोई उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, जैसे सपोज दीवार पे कोई चार्ट लगा हुआ है, वाइट दीवार पे ही अगर लाइट क्रीम कलर का चार्ट लगा हुआ है तो उस चार्ट को बाउंड्रीज को और उसमें जो भी लेटर्स या जो भी फिगर बना उसको आप इस बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जब बैकग्राउंड, दोनों के बैकग्राउंड में डिफरेंस थोड़ा स्लाइट है, बहुत कम है या बहुत मिनिमल्स है, तो अगर आप उस दोनों एरिया के बैकग्राउंड में डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू परसीव स्लाइट चेंज इन द लुमिनेंस between regions that are not separated by definite boundary। वही है कहने मतलब, अगर ये दो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड 1 बैकग्राउंड 2 और इनकी अगर बाउंड्रीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो अगर आप इसको सेपरेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, इसी एबिलिटी को कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इज एज इम्पोर्टेंट एज विजुअल एक्विटी। तो विजुअल एक्विटी की तरह भी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज में कंट्रास्ट विजन तो अच्छा होता है बट कंट्रास्ट सेंसिटिविटी काफ़ी लॉस होने की वजह से पेशेंट को बहुत दिक्कतें आती हैं अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में। ये दो टाइप का होता है, ठीक है, सेप्टल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, टेम्पोरल। सेप्टल का मतलब रेफर्स टू द डिटेक्शन ऑफ स्ट्रिप पैटर्न। इसमें स्ट्रिप पैटर्न का यूज़ करते हैं और उसको डिटेक्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम सेप्टल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी बोलते हैं। टेम्पोरल कंट्रास्ट सेंसिटिविटी is generated for time related processing. The visual system is presented with a uniform target with modulated sinusoidal in time, ठीक है। तो ये दो टाइप के हैं और इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं, L max minus L minimum, L max plus L max plus L minimum। इसमें L है ल्यूमिनेंस और इससे जो वेरिएबल्स हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, डिग्री ऑफ
ब्लैकनेस वर्सेस वाइट बैकग्राउंड, मतलब दो बैकग्राउंड्स के बीच में कितना अंतर है, डिफरेंस है कलर कंट्रास्ट में, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटिंग पैटर्न्स, ग्रेटिंग पीरियड्स। ठीक है, तो अब हम कुछ कॉमन चार्ट्स देखेंगे जो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं। पहला है आर्डन ग्रेटिंग चार्ट। इसमें एक बुकलेट होती है 7 प्लेट्स की, पहली स्क्रीनिंग की है, अगले 6 डायग्नोस्टिक के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्ट टॉप से बॉटम तक चेंज होता रहता है इसमें, और इसको हम 57 सेंटीमीटर पे यूज करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0.2 से 6.4 साइकिल पर डिग्री तक, और जो इसका नॉर्मल स्कोर है स्क्रीनिंग प्लेट को छोड़ के नेक्स्ट 6 प्लेट का वो 82 है, और दोनों आँख में जो नॉर्मल डिफरेंस है वो 12 से कम होना चाहिए, तो ये नॉर्मल कहलाता है। मतलब टोटल स्कोर 6 प्लेट्स का 82 है तो नॉर्मल है, अगर नहीं है तो फिर एबनॉर्मल है। अगला चार्ट है कैम्ब्रिज लो कंट्रास्ट ग्रेटिंग। ये स्पाइरल बाउंडेड बुकलेट होती है जिसको 6 मीटर पे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज द 4 चॉइस मेथड वेयर पेशेंट चूज विच पेज कंटेन ग्रेटिंग। तो इसमें हम पेशेंट के सामने जो ग्रेटिंग को प्रेजेंट करते हैं कि और फिर पूछते हैं कि बुकलेट में से, जैसे ये बुकलेट इस तरीके से खुली ऊपर और नीचे, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं कौन से पेज में ग्रेटिंग प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और जिस भी पॉइंट पे पेशेंट फर्स्ट एरर करता है उसको पहचानने में ग्रेटिंग को, वही उसकी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी मेजर कर लेते हैं, वहीं पे टेस्ट सॉल्व हो। सबसे कॉमन और सबसे फेमस चार्ट है पहले रॉब्सन। इसमें बेसिकली लेटर्स का यूज करते हैं और फिक्स साइज, और हर लेटर 3 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसको हम यूज करते हैं 1 मीटर पे। एक ट्रिपलेट होता है बेसिकली लेटर्स का, 3 लेटर इधर और 3 लेटर इस साइड में, तो इस तरीके से ऐसे हम पहले इस सीरीज में और ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो कंट्रास्ट होता है फ्रॉम एक ट्रिपलेट से, इस ट्रिपलेट से दूसरे ट्रिपलेट तक धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक, तो और उसकी कंट्रास्ट की जो लॉग कंट्रास्ट सेंसिटिविटी वेरीज फ्रॉम 0 to 2.25 तक होता है। यहाँ पे स्टार्टिंग उसकी 0 से हुई 2.25 तक। जिस भी पॉइंट पे पेशेंट को लेटर आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है वो रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो सबसे कॉमन और सबसे फेमस चार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्ट यूज करते हैं, जैसे विस्टेक चार्ट है। ठीक है, साइन वेव ग्रेटिंग इस्तेमाल करता है, 3 मीटर पर इस्तेमाल होते हैं। एक वेक्टर विजन चार्ट है CBS 1000 के नाम से जिसको जानते हैं। इसमें टेस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3, 6, 12, 18 पर साइकिल डिग्री यूज होता है। एक होता है फैक्ट चार्ट, वो भी कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। ये नाम बस आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फैक्टर्स हैं जो कंट्रास्ट को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सबसे कॉमन है रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि विच मोस्टली इफेक्ट हाई सेपरेट फ्रीक्वेंसीज। अगर किसी को रिफ्रैक्टिव एरर है और रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट नहीं किया जाए तो उसको कंट्रास्ट को डिफ्रेंशिएट करने में, दो बैकग्राउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी एज एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जो कंट्रास्ट है वो नेचुरली डिक्लाइन करता है आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स, और 10% पर डिकेड डिक्लाइन करता है। अगर कोई लेंटिकुलर चेंज है, सपोज कैटरेक्ट है, तो कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कम हो जाता है इवन लो फ्रीक्वेंसीज। कुछ सिस्टमिक डिसीज हैं जिसमें कंट्रास्ट इफेक्ट होता है, जो आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्लोकोमा है, डायबिटीज़ है, रेटिनोपैथी है, ऑप्टिक न्यूराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन किन डिसीजेज में कंट्रास्ट सेंसिटिविटी इफेक्ट होती है। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एक्विटी की। पोटेंशियल एक्विटी का सबसे पहले मतलब समझने की क्या है। पोटेंशियल का मतलब है किसी भी आँख में कितना पोटेंशियल है एक्विटी आने के लिए। आने का मतलब ये है कि कोई भी अगर उसमें कोई भी पैथोलॉजी या कोई भी डिजीज है और वो डिजीज ठीक होती है तो उस आँख में कितनी एक्विटी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने % तक एक्विटी आ जाएगी, नॉर्मल आएगी या गार्डेड विजुअल प्रोग्नोसिस रहेगा। मतलब कह नहीं सकते कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो इसको इस कौन बोलते हैं पोटेंशियल एक्विटी। तो इसका पर्पस क्या है, टू
Test for potential acuity and interferometry. Use the estimate potential acuity behind the opacity. बेसिकली कैटरेक्ट के लिए इसका कैटरेक्ट में करते हैं इसका इस्तेमाल कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कितना विजन उसमें या कितना विजुअल पोटेंशियल है, कितना विजन आएगा, उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सक्सेसफुल सर्जरी में। प्रिंसिपल क्या है इसका? ये बेसिकली इंटरफेरेंस से बेस्ड होता है। इसमें फ्रिंजेस पैटर्न को डायरेक्टली प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, रेटिना पे, बाईपासिंग द आइज क्लाउडिंग मीडिया, मतलब जो भी मीडिया ओपेसिटी है उसको बाईपास करते हुए उसमें क्लियर विंडो मोड पे उसको प्रोजेक्ट करते हैं और पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। इसमें हम लेज़र इंटरफेरोमेट्री यूज़ करते हैं, वाइट टू वाइट इंटरफेरोमेट्री यूज़ करते हैं। लेज़र इंटरफेरोमीटर्स में हीलियम नियॉन लेज़र का इस्तेमाल होता है। रेड लाइट इज क्योंकि रेड लाइट इज लेस स्कैटर्ड बाय ओपेसिटीज, ठीक है, और वाइट लाइट का यूज़ करते हैं। यूज अ पॉलीक्रोमेटिक वाइट लाइट सोर्स। अब कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं, टेक्निक क्या है इसका और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो द पेशेंट आर शोन डिस्प्ले कार्ड, पहले तो हम डिस्प्ले कार्ड दिखाते हैं कि उसको कैसा पैटर्न दिखेगा, ठीक है, फॉर इंक्लूडिंग पोटेंशियल स्कोटोमास गैप, और उसको कैसे कैसे गैप्स भी दिख सकते हैं बीच में, क्योंकि बीच बीच में ओपेसिटीज भी आ जाती हैं इसमें, तो वो भी पेशेंट को बताना पड़ेगा किस तरीके से दिखाई देता है, ताकि वो जब भी हम प्रोजेक्शन करते हैं रेटिना पे तो पहचान सकें। फिर एडजस्टमेंट करके अब स्लेट लैम्प परफॉर्म विद स्लेट लैम्प और पेशेंट के पिपल को फुल्ली डायलेट कर देते हैं। फिर एग्जामिनर हैज टू आइडेंटिफाई द हाईएस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द लेंस, मतलब एक क्लियर विंडो में ढूंढना होता है, और फिर उन फ्रिंजेस को पेशेंट के रेटिना में प्रोजेक्ट करते हैं और तब तक उसको प्रोजेक्ट करते हैं जब तक वो उनका ओरिएंटेशन आइडेंटिफाई कर पाता है, और जिस पॉइंट पे आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है वहीं पे हम उसकी पोटेंशियल एक्टिविटी मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना से जितना फाइन फ्रिंजेस को पहचान रहा उतनी उसकी बेटर प्रिडिक्ट पोस्ट ऑपरेटिव विजुअल एक्टिविटी होगी, ठीक है। अब कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं पोटेंशियल एक्टिविटी के लिए? उसमें है लेजर इंटरफेरोमेट्री, पोटेंशियल एक्टिविटी मीटर। आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से करते हैं सर्जिकल आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो लेजर इंटरफेरोमेट्री में हम इनके इंटरप्रिटेशंस को जान लेते हैं। पहले इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? एक नॉर्मल आई में पेशेंट कैन सी सर्कुलर प्लेट विद सिस्टमैटिक पैरेलल अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। फ्रिंजेस का यूज होता है बेसिकली। और आइज अगर उसमें ओपेसिटी है तो पेशेंट में सी या डिस्टॉर्टेड एरिया, शूटिंग, जंबल स्टार्ट, उसमें कई बार ऐसे वॉर्म से दिखाई देते हैं, तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि वो सारी ओपेसिटीज को इग्नोर करके वो सिर्फ स्ट्रिप का पैटर्न बताए। तो द एक्टिविटीज डिटरमाइन द फाइनेस्ट स्ट्रिप पैटर्न द पेशेंट कैन, जो भी फाइनेस्ट स्ट्रिप पेशेंट परसीव कर पा रहा है उससे हम उसकी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर इफ द मीडिया इज टू डेंस फॉर लेजर टू पेनिट्रेट द पेशेंट विल नॉट सी। अगर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, टोटल कैटरेक्ट है, ओपेक है, तो ये नहीं काम करेगा, ठीक है। इसकी टेस्ट एक्यूरेसी केस में तो कभी ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देता है, जैसे रेटिनल रिसेप्टर्स में, ठीक है। कुछ अगर मैकुलर डिसऑर्डर है तो वहाँ भी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। इसकी शॉर्टकमिंग है, जैसे CME है, जोग्राफिकल एट्रोफी है, मैक्रोहोल्स है, या और भी बहुत सारे मिसलीडिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं अगर प्रॉपर डायलेशन नहीं हो, बहुत ज़्यादा डेंस कैटरेक्ट है, डेंस विट्रस हैमरेज है, ठीक है। तो ये सब एलाइंस में कुछ शॉर्टकम। अब पोटेंशियल एक्टिविटी मीटर में क्या है कि इसके बारे में हम देखते हैं डिज़ाइन के बाद। स्मॉल डिवाइस होता है, वो स्लेट लैम्प पे माउंट कर देते हैं, जिसमें एक स्नेलन चार्ट प्रोजेक्ट करते हैं रेटिना पे, ठीक है। It use a tiny 1.15 mm beam light to peek through a clear window। वही बेसिकली हम कैटरेक्ट में से क्लियर विंडो ढूंढ के
कितनी 0.15 mm की बीम डालते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं स्नेलेंस चार्ट 20/200 से 20/400 का, और पेशेंट को रीड करने के लिए बोलते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है कि पेशेंट डायलेट होना चाहिए और अपने बेस्ट करेक्टर कि वो ट्रायल लेंस में पहना हो, ताकि कोई रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन का उसमें इशू नहीं हो अगर कुछ है तो। अब एक्यूरेसी वैलिडेशन की बात करें तो इसका सक्सेस रेट कैसा है, तो प्रिडिक्ट पोस्ट ऑपरेटिव एक्यूरेसी विद इन 3 स्नेलेंस लाइन इन 100% केसेस, और विद 2 स्नेलेंस लाइन विद 91% केसेस इन मॉडरेट कैटेट। तो ये मॉडरेट कैटेट में इसका सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा है, लेकिन लिमिटेशंस कहाँ पे हैं, कुछ लिमिटेशंस नहीं, जैसे कुछ डिजीजेस हैं, जैसे अगर किसी को सीरियस अटैचमेंट है सिंसियरली एपिथेलियम का, तो वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, मैक्रोफोल्स नहीं है, एडवांस ग्लूकोन नहीं है। अब एक कंपेरेटिव स्टेटस है लाई और पैम में, वो देख सकते हैं। जनरल कंपैरिजन, सब्जेक्टिविटी, बहुत क्योंकि पेशेंट के ऊपर रिस्पॉन्स पर रिलाई करते हैं। सो द पैम यूज स्नेलेंस चार्ट बाय और एलआई यूज करता है वेव पैटर्न, विच बहुत जो कि अनफैमिलियर है। मॉडरेट कैटेट में तो दोनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं और यूजफुल है, बट वही है कि डेंस कैटेट में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। तो हम कंडीशन वाइज एक बार देख लेते हैं कि कैसे रिजल्ट्स इसमें। सीवियर कैटरेक्ट में एलआई का रिजल्ट अच्छा है क्योंकि पेनिट्रेशन बेटर है, पोटेंशियल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है, ठीक है, क्योंकि स्नेलेंस पे बेस्ड है। रेटिनल डिसऑर्डर्स को एलआई ओवर एस्टिमेट करता है, और पैम जो है वो मोस्ट लाइकली एक्यूरेट रिजल्ट देता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में ऑफन बाईपास इजीली आराम से बाईपास कर सकता है, तो अच्छे रिजल्ट देता है। ऑफन बाईपास इजीली बट लेस इफेक्टिव इन इफ डिफ्यूज। तो अगर थोड़ा सा ये पैम जो है उसमें कम इफेक्टिव है, बट मोर और लेस रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। अगर पुअर रेटिनल फंक्शन है तो ये ओवर एस्टिमेट करेगा एलआई। जनरली पैम जो है मोर एक्यूरेट है एलआई और पुअर रेटिनल फंक्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके एक्यूरेसी पे इफेक्ट करते हैं। कैटरेक्ट की सीवियरिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कैटरेक्ट मॉडरेट है तो दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और अगर कैटरेक्ट टोटल कैटरेक्ट है, मैच्योर कैटरेक्ट है, तो दोनों इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, इनकी लिमिट है। टाइप ऑफ कैटरेक्ट, तो डेंसर न्यूक्लियर कैटरेक्ट आर मोर ऑफन इजीली बाईपास देन डिफ्यूज कॉर्टिकल और पोस्टीरियर कैटरेक्ट। अगर डेंस न्यूक्लियर कैटरेक्ट है तो उसको आराम से बाईपास कर सकते हैं, पर डिफ्यूज कॉर्टिकल या पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है कि डेंसिटी बहुत अनइवन है, तो वहाँ पे क्लियर विंडो ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे रिजल्ट थोड़े बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। मेन क्लिनिकल टेकअप यही है कि एलआईआर पैम रिजल्ट्स आर नॉट ऑलवेज इन एग्रीमेंट। जरूरी नहीं कि दोनों के रिजल्ट सेम ही आए या सिमिलर से ही आए, कई बार डिफरेंस भी आता है। सो अगर इन दोनों को आप यूज़ करें तो दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक है विजुअल एक्यूटी का चैप्टर 3 का, ये ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एकोमोडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।